हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल तेजस स्टडी 24 में। जैसा कि हम इस पे टैट, सुपर टैट, सी टैट और सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब के सेकंड पार्ट को। ठीक है, जैसा कि मैंने वर्ब के फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी ख़त्म करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके वो वीडियो आप पहले फिनिश कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था वर्ब के बारे में, वर्ब के 2 टाइप्स बताए थे। पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स होते हैं मेन वर्ब के: फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, और उसमें लास्ट में मैंने बताया था आपको जीरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा और आपको पूरा आइडिया होगा मेन वर्ब का। ठीक है, तो मेन वर्ब हमने पार्ट 1 में ख़त्म कर लिया था। इस पार्ट में हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को पढ़ते हैं। डीप में पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप किसी भी पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हो, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए देख रहे हो, या फिर कंपटीशन की तैयारी के लिए देख रहे हो, या फिर अपनी टेट के लिए देख रहे हो, तो मैं डीप में बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको उसके बाद नहीं होगी, इंग्लिश में नहीं होगी, ग्रामर के पार्ट में, वर्ब के पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स के बारे में बता दिया है। तो सीरीज़ वाइज प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, वर्ब के सेकंड टॉपिक को। ठीक है, तो चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो आज के सेशन में पढ़ रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा ये चार्ट है, इसको देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकंड होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, आज हम पहले इसको पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज, उसके बाद पढ़ेंगे मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, और मॉडल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल मॉडल्स, दूसरा होता है मार्जिनल मॉडल्स। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना भी सकते हैं मेरे साथ में। ठीक है, तो बना लेना, अच्छा रहेगा, आपके नोट्स आपके काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होता है गाइस? प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या होता है, 3 वर्ब्स आते हैं बेसिकली, बी, हैव और टू। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल समझाता हूँ आपको, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी वर्ब्स के टॉपिक में। ठीक है, बी मीन्स होता है बेसिकली होना। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बी मीन्स होना, हैव मीन्स रखना, डू मीन्स करना। इन्हीं वर्ब्स के अंतर्गत हमारी पूरी वर्ब्स घूमती है। ठीक है, होने का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसे मैं आपको कोई सेंटेंस दूं कि वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रहा है यानी कि ही इज़ गोइंग। ठीक है, तो ही इज़ गोइंग में आप बी की फॉर्म को कैसे फाइंड आउट करोगे कि कुछ हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो रहा है, तो आप कह रहे हो कोई जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे होना। तो होने के सेंस में वर्ब क्या होती है, बी की वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसको कहते हैं वी फॉर्म। ठीक है, यानी कि बी की वर्ब होती है, होने के लिए किसी काम का होना पाया जाता है इन सारी वर्ब्स में। अगला होता है हैव मीन्स होता है रखना। हैव में बेसिकली हमारी 3 वर्ब्स आती हैं, हैव, हैज़, हैड। जैसे मैं कहूँ आपसे वह एक कार रखता है। ठीक है, तो क्या सेंस आया, रखने का। जैसे मैं कहूँ उसके पास एक बाइक है, उसके पास एक किताब है, तो सेंस क्या आ रहा है, रखने के लिए। तीनों फॉर्म में ही हमारा पूरा ट्रांसलेशन चलते हैं, पहला होना, दूसरा रखना, तीसरा करना। ठीक है, तो हैव आप समझ गए हो, हैव, हैज़, हैड। ठीक है, हैव को कहते हैं V1 फॉर्म, हैज़ को कहते हैं भी V1 फॉर्म, हैड और हैड क्या होती हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ गए होगे आप गाइस। अगला है डू। ठीक है, डू मीन्स होता है करना। जैसे मैं कहता हूँ वह पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता क्या हो गया, किसी काम को करना। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आएगा, टेंस, डू के फॉर्म में आएगा। तो डू की वर्ब क्या होती है, डू, डज, डिड, इनको ही हम यूज करते हैं डू की फॉर्म की वर्ब में। जैसे कि आप समझ गए हो, बी मीन्स होना, हैव मीन्स रखना और डू मीन्स करना। ठीक है, जैसा मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, ही इज प्लेइंग। ठीक है, अगला लिखता हूँ ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, इसको समझते हैं हम। इसमें आपको बताते हैं कि कौन मेन वर्ब है, कौन प्राइमरी वर्ब है। ठीक है, जैसा कि गाइस ये सारी जो वर्ब्स होती हैं ये प्राइमरी वर्ब भी होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं,
हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, कैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शॉर्ट में थोड़ा बताया था, लेकिन अब इसको डीप में समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पर इज देखना, इज सपोर्ट कर रहा है प्लेइंग को, ही इज़ प्लेइंग यानी कि वह खेल रहा है, तो इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और यहाँ पर प्लेइंग क्या है, हमारी मेन वर्ब। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इज़ प्लेइंग यानी कि मेन वर्ब ये थी हमारी, इज़ क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी। अगले में समझते हैं ही इज़ ए गुड बॉय। अब आप देखना इज़ यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है इज़ क्या है, हमारी मेन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे जब सेंटेंस हमने बोला ही इज़ ए गुड बॉय यानी कि वह एक अच्छा लड़का है, तो इस वाली वर्ब ने अपनी स्टेट चेंज कर ली, अपनी स्टेट चेंज कर ली, हेल्पिंग वर्ब से किस में चेंज हो गई, मेन वर्ब में। ठीक है, तो यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ही इज़ ए गुड बॉय। इसीलिए इसको कहते हैं हम प्राइमरी वर्ब, क्योंकि इन्होंने अपना प्राइमरी प्लेस ले लिया है। इन सारी वर्ब्स ने हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं, जैसा कि इस टेंस में मेन वर्ब का काम किया है। ठीक है, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम किया है, किसने, इज ने। ठीक है, बी की फॉर्म इज ने, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अगला एग्जांपल। जैसे मैं कहूँ यू वर प्लेइंग। ठीक, यू वर देयर। ठीक है, इन दोनों में भी समझना है ऐसे। देखो यहाँ पे वर्ब फिर दोबारा आप देख रहे हो, जब कोई हेल्पिंग वर्ब दूसरी एक वर्ब को सपोर्ट करती है तो वहाँ पे इसका फॉर्म क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, और यहाँ पे इसका फॉर्म क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, जब यहाँ पे एक्शन वर्ब थी, एक्शन वर्ब किसको कहते हैं, मेन वर्ब को, तो मेन वर्ब ने यहाँ पे एक्शन किया, तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ने मेन वर्ब को सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं एक्शन कुछ नहीं, एक्शन का मतलब सेंटेंस में कुछ होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए, कुछ करना, खाना पीना, जाना सोना, ये सारे क्या होते हैं, डेली एक्शन जो हम करते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे दिया यू वर देयर यानी कि कोई एक्शन नहीं हुआ, तुम वहाँ पे थे। सेंस इसका क्या है गाइस, समझना आप, सिर्फ सेंस है तुम वहाँ पे थे। ठीक है, कुछ किया तुमने, सोए बैठे उठे, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ क्या थे, तुम वहाँ पे थे। एक अवस्था बताई उसने, एक स्टेट बताई है कि तुम वहाँ पे थे, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, नो मैटर। ठीक है, लेकिन तुम वहाँ पे थे। तो वर ने क्या बताया है, फिर मेन वर्ब का काम किया है कि यू वर देयर, तुम वहाँ थे। गॉट इट गाइस। तो ऐसे ही सारी बी की फॉर्म का यूज किया जाता है। एम का एग्जाम्पल लो, जैसे आई एम फाइन, तो क्या है यहाँ पे, एम क्या है, मेन वर्ब है। जैसे हम कहें आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, समझ गए होगे गाइस। ऐसी हैज़ हैव का भी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई हैव फिनिश्ड इट। ठीक है, नेक्स्ट में दूँ आई हैव अ बाइक। ठीक है, दोनों सेंटेंस को देखना, यहाँ पे देखना हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना, आई हैव फिनिश्ड। ठीक है, तो हैव ने क्या बताया यहाँ पे, हैव है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिनिश क्या है, मेन वर्ब। ठीक, ऐसे इस पे आ जाओ, आई हैव ए कार। आप गाइस सिर्फ ऐसे समझा करो, टेंस में अगर कोई एक्शन होगा तो दोनों वर्ब आएंगी हमेशा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वह खेल रहा है, वह जा रहा है। एक और चीज़ है, जैसे मैं कहूँ वह करता है, मैंने कहा वह करता है, लेकिन अब वो ये नहीं कह रहा कोई काम करता है। ठीक है, ये क्या है, एक आदत, वह करता है, वह जाता है। तो ऐसी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे, आगे आपको बताते हैं इसके बारे में। जैसे इसमें मैंने कहा हैव इसमें किसका यूज हुआ है, यहाँ मेन वर्ब। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, दो सेंटेंस से रिलेट करके, एक एम हेल्पिंग वर्ब होगी, एक एम क्या होगी, मेन वर्ब का काम करेगी। ऐसे ही इसमें किया है, देखो इस वाले में ये हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पे क्या बन गई, मेन वर्ब। ठीक है, समझ गए होगे गाइस। नेक्स्ट में इसका एग्जाम्पल देता हूँ डू डज का। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ अगला हैड का, आई हैड अ बाइक। ठीक है, इसको समझना, इसमें भी गाइस कॉन्सेप्ट है को जिसको समझते हैं। देखो दो हेड आ गए, दो हेड से आप ये समझना गाइस कि दो हेड जब सेंटेंस में आते हैं तो हमेशा उनका
एक हेड का हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एक हेड तो हेल्पिंग, देखो मैंने जैसे आपको बताया था हैव, हैज़, हैड, हैड। हैव, हैज़ तो सिंगुलर और प्लूरल में आते हैं। हैड और हैड जो होती हैं B2 और B3 फॉर्म होती हैं वर्ब की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हैव क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक क्या है, एक क्रिया भी है, रखना कोई चीज़, ठीक है। रखना, करना और होना ये क्रियाएं भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं, ठीक है। तो क्रिया में जब होगी तो क्या होगा, हैव, हैज़ और हैड, हैड। तो हैड सेकंड फॉर्म भी होती है और हैड थर्ड फॉर्म भी होती है। हैड मीन्स होता है लिया, खाया, पिया, रखा, ठीक है, ये फॉर्म होता है हैड का मतलब, ठीक है। तो इसमें एक हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और एक हेड क्या है, मेन वर्ब, ठीक। तो जैसा कि यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 क्या हो गया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे क्या है, आई हैड ए कार, मेरे पास एक बाइक थी, ठीक है। तो थी क्या है, कोई एक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का टेंस है, ठीक है। तो समझ गए हो गाइस, बिल्कुल सिंपल है। हैव, हैड प्लस B3 दिख जाए आपको तो वहाँ पे समझ जाना टेंस क्या है, परफेक्ट का टेंस है। लेकिन हैड अकेला एक ही दिखे तो यहाँ पे हैड, हैज़ कुछ भी दिख जाए तो वो समझ लें सिंपल पास्ट या प्रेजेंट का सेंटेंस है। नेक्स्ट में एक एग्जांपल और बताया, उसको भी समझते हैं, डू डज वाला। डू डज का एक सेंटेंस समझते हैं। जैसे मैं कहूँ आई डोंट लाइक हिम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है आई डोंट लाइक हिम, तो यहाँ पे डोंट, डू नॉट का यूज है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। क्योंकि एक वर्ब और यहाँ पे दी है लाइक, लाइक मीन्स, लाइक क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट, ठीक। अब समझते हैं इसको, देखो इसमें दिया वॉट एवर सी डज इरिटेट्स हर मदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि डज यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है वॉट एवर सी डज, कॉमा लगेगा, वॉट एवर सी डज इट यहाँ पे साइलेंट है, कॉमा के साथ इट आएगा, इट इरिटेट हर मदर, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया वॉट एवर सी डज इट इरिटेट्स हर मदर, जो कुछ भी वह करती है वह इरिटेट करता है उसकी माता को, ठीक है। डज क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, ना कि हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए मैंने तीनों जो वर्ब लिखाई हैं, बी मीन्स होना, हैव मीन्स रखना, डू मीन्स करना, ये खुद में भी एक क्या है, वर्ब होती हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई डोंट गो देयर और नेक्स्ट कहूँ जैसे आई डू, मैं करता हूँ, तो मैं करता हूँ एक हैबिट है, ठीक है। मैं रखता हूँ या होना, ठीक है। तो समझना आप वॉट एवर सी डज, यहाँ पे ये भी एक वर्ब है, ये सेंटेंस, ये टेंस दूसरा है, इसीलिए यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी वर्ब, मेन वर्ब है, ठीक है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि ये वर्ब मैंने कैसे बहुत डीप में बताई गाइस, बहुत अच्छे से समझना है इसको। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं गाइस, मॉडल्स क्या होते हैं। हाँ गाइस, तो हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज को समझ लिया, ठीक है, क्या होता है इसमें, सारा कुछ आपको बताया। अब पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स को, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं, अब उनको समझते हैं। नॉर्मल मॉडल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं बिल और सेल को समझते हैं, ठीक है। बिल और सेल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है और क्या होता है एग्जैक्ट में आपको सही बताते हैं, ठीक है। पहले मैंने लिया विल, सेल, ठीक। इसको किसके लिए यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक। तो सबसे पहला इसमें लेते हैं सेल, ठीक है। सेल का यूज समझते हैं क्या है। सेल को टेंस में जैसे कहते हैं कि आई वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, आई वी के साथ सेल लगाते हैं हम, ठीक है। लेकिन गाइस सेल का जो यूज हमने पढ़ा है वो बहुत ही गलत है, ठीक। सेल जब आई वी के साथ नॉर्मली लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है नॉर्मल यूज, ठीक है। नॉर्मल यूज यानी कि कोई भी कंडीशन नहीं है वहाँ पे, कोई भी फोर्स नहीं दे रहा है कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ सेंटेंस में, जैसे मैं सेंटेंस में बोलूँ आई शैल डू इट, आई शैल डू इट, वी शैल, ठीक है गाइस। तो इसको समझते हैं हम।
यहाँ पे जो लिखा है आई वी के साथ जब हम सेल यूज करते हैं तो नॉर्मल यूज होता है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं होता है परफेक्ट में कि आई वी के साथ सेल लगाना ही है, लेकिन हम टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं क्योंकि हमें शुरू से ही यही पढ़ाया गया है कि आई वी के साथ सेल ही लगाना है टेंस में। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका। तो आई सेल डू इट जैसे लिखा है यहाँ पे, तो सेल का यूज यहाँ पे नॉर्मल है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, नॉर्मल यूज़ है कि आई सेल डू इट, तुम ये आई सेल डू इट मैं ये करूँगा, और वी सेल डू इट हम ये करेंगे। मतलब क्या है, कोई फोर्स नहीं है इसमें कि मैं करूँगा, कोई फोर्स कर रहा है कि मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल यूज में हम यूज करते हैं। तो सेल आई वी के साथ जब आता है तो नॉर्मल यूज होता है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। जब सेल हमारा थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए आता है, जैसे यू, ही, सी, इट और नेम किसी का, ठीक है, जब इसके साथ सेल यूज करेंगे तब कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, कंपलसरी। जब इसको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं तब सेल का क्या यूज होता है देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ यू सेल गेट आउट, ठीक। अब मैंने जब यूज किया सेल का तो कंपल्सन बन गया है वो, क्योंकि मैंने कहा यू सेल गेट आउट, तुमको जाना ही पड़ेगा बाहर। यहाँ पे अब केस क्या बन गया, कंपल्सन का, क्योंकि जब सेल का यूज सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है तब वो कंपल्सन केस बन जाएगा, उसको ये काम करना पड़ेगा। यानी कि सेल का यूज अब क्या बन गया, सेल का यूज थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ क्या बन जाता है, कंपल्सन, और आई वी के साथ क्या बनता है, नॉर्मल यूज। यानी कि आई वी के साथ अगर सेल लगा रहे हैं हम टेंस में तो उसका मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उस काम को करना ही पड़ेगा, मतलब फोर्स नहीं है। लेकिन जब थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ उसका यूज करेंगे तब मतलब क्या हो जाएगा, कंपल्सन। जैसे ये कंपल्सन बन गया, यहाँ पे मैंने बोला यू सेल गेट आउट, तुमको बाहर जाना पड़ेगा, ही सेल डू इट, उसको यह करना पड़ेगा। तो गाइस समझ गए, इसका ये अपोजिट है। आई बी के साथ अब सेल यूज करेंगे तब क्या बनेगा, नॉर्मल यूज। लेकिन जब थर्ड पर्सन किसी के नाम के साथ यूज करेंगे उसको, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तब वो क्या बन जाएगा, कंपल्सन केस बन जाएगा, ठीक है। सेल का यूज ये होता है। एक और सेल का यूज आपको बताते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं। एक और सेल का यूज आपको बताते हैं कैसे होता है गाइस। एक सेल का यूज परमिशन के लिए भी होता है, ठीक है। परमिशन में कैसे यूज होता है, जैसे मैं कहूँ क्या मैं अंदर आऊँ, क्या मैं वहाँ जाऊँ, मतलब ऊ का सेंस होता है। लास्ट में टेंस में क्या आना चाहिए, ऊ का सेंस, ऊ, किसी काम को करूँ, जाऊँ, बैठूँ, हंसूँ, रोऊँ, गाऊँ, ठीक है। तो ऐसे परमिशन में जैसे मैं कहूँ क्या मैं बाहर जाऊँ, तो सेल आई गो आउट, ठीक है। यानी कि मैंने परमिशन मांगी किसी से, सेल आई गो आउट। नेक्स्ट कहता हूँ सेल आई गिव इट, क्या मैं उसको, क्या मैं ये दे दूँ, ठीक है, तो दे दूँ का सेंस। ऐसे मैं कहूँ नेक्स्ट सेल आई मूव देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं वहाँ मूव हो जाऊँ। तो गाइस समझ जाएंगे आप, सेल का यूज परमिशन के लिए भी होता है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं सेल के साथ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बिल। तो गाइस समझते हैं इसको। अब इसका ये उल्टा होता है, सेल का उल्टा बिल होता है। बिल को जब आई बी के साथ यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, जैसे हम स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर आई बी के साथ सेल का यूज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ऐसा केस कि स्पोकन इंग्लिश हमेशा आई बी के साथ हम विल ही यूज करते हैं, क्योंकि यही केस होता है, डिटर्मिनेशन का केस होता है, इसीलिए करते हैं, सेल का यूज नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मैं सेंटेंस कुछ लिखूँगा, जैसे मैं लिखूँ आई विल डू इट। नेक्स्ट लिखूँ वी विल गो आउट, ठीक है। तो आई बी के साथ जब बिल का यूज किया जाता है तो केस क्या बनता है, डिटर्मिनेशन, यानी कि निश्चय, दृढ़ निश्चय होता है उसमें कि वो काम उसको करना ही पड़ेगा। दृढ़ निश्चय होता है उसमें कि एनी हाउ उसको काम ये करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ आई विल डू इट, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं अपना काम करूँगा, ज़रूर करूँगा। अगर मैं कहूँ वी विल गो आउट, हम जरूर बाहर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन का केस बन गया, यानी कि उसको काम वो करना ही पड़ेगा। गॉट इट गाइस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जब थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ यूज करते हैं बिल का, तब उसका क्या सेंस होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं यू ही सी, यू ही सी इट और किसी का नेम। जब इसके साथ इसका यूज करते हैं तब क्या बन जाता है, नॉर्मल केस।
ठीक है, तब क्या बन जाता है, नॉर्मल केस बन जाता है जब विल का यूज हम थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ करते हैं गाइस, ठीक है, तो वहाँ पे केस बन जाता है नॉर्मल। ठीक है, जैसे इसको बोलूँ मैं, यू विल गो आउट। जैसे मैंने बोला यू विल गो आउट, मतलब नॉर्मल यूज है, मैंने कहा तुम बाहर जाओगे। ठीक है, कोई फोर्स नहीं किया मैंने, तुमको बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देता हूँ, जैसे सी विल डू इट, वह इस काम को करेगी। तो मैंने कहा वह इस काम को करेगी, मैंने ये फोर्स नहीं किया कि उसको काम करना ही पड़ेगा। तो गाइस इसको समझते हैं, आई बी के साथ जब सेल आता है तो होता है नॉर्मल यूज। ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में सेल आता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, डिटर्मिनेशन, यानी कि निश्चय बन जाता है, उसको वो काम करना ही पड़ेगा जो हमने सेल में पढ़ा। लेकिन जब बिल में आते हैं तो आई वी के साथ जब बिल लगाते हैं तो डिटरमाइंड केस होता है, आई और वी के साथ जब बिल लगाएंगे तो डिटर्मिनेशन होगा, वहाँ पे मुझे वो काम करना ही पड़ेगा, यानी कि सेल का अपोजिट है। सेल में आई वी का यूज होगा नॉर्मल यूज, लेकिन आई वी का यूज जब बिल के साथ होगा तब डिटर्मिनेशन केस बन जाएगा। ऐसे ही यू सी इट और किसी के नेम के साथ अगर बिल का यूज होगा तो नॉर्मल यूज होगा। मैंने बोला यू विल गो आउट, तुमको बाहर जाना पड़ेगा, सी विल डू इट, उसको इस काम को करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये अपोजिट, अगर थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन में सेल लगाएंगे तो सेल का यूज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, तो समझते हैं अगला मॉडल वर्ब। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल सेल एकदम से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अभी तक जो आपने बिल सेल पढ़ा है वैसे यूज नहीं होता। आई वी के साथ जब सेल और बिल लगाते हैं तो इसी तरीके से लगाते हैं जो मैंने आपको आज बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल वर्ब को समझते हैं। तो नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं कैन और कुड का। कैन कुड को समझते हैं। कैन का यूज 2-3 वे में होता है, जैसे कि पहला कैपेसिटी, रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से, और एबिलिटी के लिए यानी कि योग्यता के लिए। तो पहला टेंस हम इसमें बनाएंगे कैपेसिटी के लिए, जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लगाया, मैंने अपनी कैपेसिटी दिखाई, एबिलिटी दिखाई कि मैं इस काम को जो मुझे दिया गया उसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैन क्या बताता है, पहला कैपेसिटी, किसी काम को करने की योग्यता या क्षमता होना आपके पास, तो कैन बताता है इस चीज़ को। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना है किसी चीज़ के लिए तो कैन का ही यूज करेंगे, जैसे कैन यू गिव मी दिस पेन। ठीक है, कैन यू गिव मी दिस पेन। ठीक है, तो मैंने कहा कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे इस पेन को दे सकते हो। तो मैंने क्या रिक्वेस्ट किया किसी से किसी चीज़ को मांगने के लिए। तो 2 केस में कैन का यूज करते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए, जैसे किसी काम को करने की क्षमता होना आपके पास, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो ऐसे ही समझते हैं। और रिक्वेस्ट मतलब किसी से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना, कोई चीज़ मांगना, किसी से कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखना। ठीक है, 2 केस में कैन का यूज हमने समझा। अब समझते हैं कुड का यूज। ठीक है गाइस, अब समझते हैं कुड के यूज को। जैसा कि कैन प्रेजेंट में लगता है, कुड क्या है, पास्ट में लगता है। तो कुड है जो कैन का पास्ट है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे। एक यूज होता है पास्ट ऑफ कैन, यानी कि पास्ट, कैन का पास्ट है। दूसरा इसमें यूज होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करना। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। जैसे मैं कहूँ पास्ट में कोई टेंस बनाऊँ, जैसे यू कुड डू इट। ठीक है, तो पास्ट मैंने बताया, अगर प्रेजेंट में इसको बनाते तो कैसे बनाते, यू कैन डू इट, यानी कि तुम ये कर सकते हो। जब पास्ट में बनाया यानी कि तुम इस काम को कर पाए, यानी कि तुम इस काम को कर सके। तो इसका यूज क्या हुआ, यू कुड डू इट, तुम इस काम को कर सके, यानी कि पास्ट बन गया, पीछे कोई काम किया होगा उसने। तो ऐसे होता है कैन का पास्ट। नेक्स्ट होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे किसी से कोई चीज़ की फॉर्मल रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ कुड आई टॉक टू यू। ठीक है, कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल यूज में हमने यूज किया है इसको, कुड आई टॉक टू यू। 2 यूज होते हैं इसके, पास्ट ऑफ कैन में हमने बनाया यू कुड डू इट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट में बनाया कुड आई टॉक टू यू। नेक्स्ट और बना सकते हो आप, कुड आई टॉक टू मिस्टर, किसी का नाम, कुड आई टॉक टू हिम। जैसे आप देखते हो कस्टमर केयर जो होते हैं, हमारे पास जब कॉल आती है तो कुड का ही वो यूज करते हैं, कुड आई टॉक टू यू। कुड का यूज किया जाता है फॉर्मल रिक्वेस्ट में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैन कुड क्या होता है। समझते हैं बुड को। बुड का यूज क्या होता है, जैसा कि बिल
का पास्ट होता है वुड। वुड मैंने लिखा पास्ट ऑफ विल, तो पास्ट ऑफ विल में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं कहूँ ही सेड दैट यू वुड गो विथ हिम। ठीक है, तो पास्ट का सेंटेंस मैंने बनाया ही सेड, उसने कहा दैट यू वुड गो विथ हिम, तुम उसके साथ में जाओगे। ठीक है, उसने कहा जाओगे, आगे नहीं पीछे जाओगे। ठीक है, पास्ट में उसने किसी बात को कहा है, कल किसी बात को कहा है कि ही सेड दैट यू वुड गो विथ हिम। ठीक है, तो ये होता है पास्ट, विल का पास्ट। वुड लगाते हैं जब पास्ट में किसी की बात को कहते हैं विल के लिए, लेकिन विल नहीं लगाते वहाँ पे। जैसे मैं कल किसी की बात को बोलूँ, कल किसी ने मेरे से बात बोली, कल कब के लिए, आगे के लिए, तो वहाँ पे वुड का यूज करते हैं। पहला यूज ये है वुड का पास्ट में। अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे मैं कहूँ किसी से रिक्वेस्ट करना, वो भी फ्यूचर के लिए, तो मैं कहूँ वुड यू सजेस्ट मी, क्या तुम मुझे सजेस्ट करोगे, क्या तुम मुझे समझाओगे, क्या तुम मुझे बताओगे। तो यहाँ पे क्या है, पोलाइट केस है, रिक्वेस्ट की है किसी ने। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो केस में वुड का यूज किया जाता है। ठीक है गाइज, इतना ही है वुड का यूज। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शुड का यूज। ठीक है, अब शुड का यूज पढ़ते हैं। शुड का यूज किया जाता है सजेशन में। ठीक है, किसी को कोई सलाह देना, तो जैसे मैं कहूँ सजेशन के लिए यू शुड गो आउट। ठीक है, तुमको बाहर जाना चाहिए, तो मैंने सलाह दी है कि तुमको बाहर जाना चाहिए, मेरी सलाह है। ठीक है, सजेशन है। नेक्स्ट मैं इसी को सेंटेंस देता हूँ अगला, ही सेड दैट यू शुड डू इट, उसने कहा कि तुमको ये काम करना चाहिए, तो इसको भी हम क्या यूज़ करते हैं, सजेशन के लिए। ठीक है, अब समझते हैं मे का यूज। मे का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, मे का यूज पहला पॉसिबिलिटी में किया जाता है, परमिशन में किया जाता है और पोलाइट केस में। पॉसिबिलिटी में बोलूँ जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन। ठीक है, तो मे लगा के मैंने बताया, कन्फर्म नहीं हूँ कि आज बरसात होगी, तो मैंने कहा आज बारिश, शायद आज बारिश होगी, तो मैं वहाँ पे मे का यूज़ करूँगा क्योंकि कन्फर्म नहीं कि बारिश होना है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी मैंने दिखाई कि आज बारिश होगी, इसलिए मैंने मे का यूज कर दिया। नेक्स्ट परमिशन में, मे आई कम इन। ठीक है, तो मे का यूज कहाँ करते हैं, परमिशन के लिए। जैसे मैं कहूँ मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, ऐसे करके जब बोलते हैं तो परमिशन का यूज़ वहाँ पे करते हैं मे का यूज़। ठीक है, पोलाइट केस का मतलब किसी से सद्भावना, यानी कि भावना की बात कहना, उसे अच्छी विश देना। जैसे मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू का मतलब आशा है कि भगवान आपके साथ रहे, आपका भला करे। तो मैंने क्या है, पोलाइट केस में बोला उनको कि भगवान आपकी ज़रूर मदद करेगा, आपके साथ है। ठीक है, तो मे का यूज ये है। अब पढ़ते हैं माइट के यूज को। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं माइट के यूज को। जैसा कि मे का यूज होता है थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लगाया, जैसे 50% के ऊपर जब पॉसिबिलिटी होती है तब मे का यूज करते हैं, लेकिन 50% के नीचे जैसे 20%, 30% की लगभग पॉसिबिलिटी जब होती है किसी काम में, तब वहाँ पे माइट का यूज करते हैं। ठीक है, माइट मतलब लेस पॉसिबिलिटी, मे मतलब थोड़ी और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होना उस काम में। मे का पास्ट होता है माइट, इसको समझते हैं जैसे सेंटेंस से, ही सेड दैट ही माइट फेल। ठीक है, तो यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी का यूज किया है मैंने। ही सेड दैट ही माइट फेल, यानी कि वह फेल हो जाएगा। कम पॉसिबिलिटी यानी कि रेयर केस में मैंने बोला है, तो वहाँ पे मैंने माइट का यूज कर दिया। मे से कम पॉसिबिलिटी में माइट का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी के लिए कहाँ लगाएंगे, जैसे मैं बोलूँ इट माइट रेन टुडे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था मे का यूज करके इट मे रेन टुडे, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 70% प्लस पॉसिबिलिटी है, मे का यूज किया। लेकिन जब लेस पॉसिबिलिटी होगी, मे से भी कम पॉसिबिलिटी होगी किसी काम को होने की, बारिश होने की, जैसे मैं कहूँ इट माइट रेन टुडे, तो बहुत ही लेस चांस है कि आज बारिश होगी। ये मैंने इस सेंटेंस का मतलब होगा कि शायद आज बारिश होगी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझ गए गाइस कि माइट का यूज कहाँ करते हैं, पास्ट होता है मे का, और लेस पॉसिबिलिटी में इसका यूज करते हैं हम। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं अपने
अब मस्ट का यूज पढ़ते हैं। मस्ट का मतलब होता है जरूर करना, किसी काम को जरूर करना। मस्ट जहाँ लग जाता है वहाँ पे टेंस का कोई मतलब नहीं होता है कि वो बिल है, क्या है, कुछ है। मस्ट का यूज मतलब है जरूर करना, ठीक है, जरूर करना कोई काम को। यू मस्ट क्लियर द एग्ज़ाम, तुम इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करोगे, इसलिए मैंने बोला यू मस्ट क्लियर द एग्ज़ाम, तुमको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही होगा, ठीक है। तो मस्ट का यूज़ क्या करते हैं, 100% तुमको ही ये काम करना है, तो मस्ट का यूज़ वहाँ करते हैं कि जहाँ पे नेसेसिटी होना, किसी काम को ज़रूर करने की फीलिंग आना, ठीक है। अब नेक्स्ट को समझते हैं सजेशन के लिए। यू मस्ट गो देयर, तो मैंने कहा यू मस्ट गो देयर, तुमको वहाँ जाना ही होगा, तो यहाँ पे मैंने मस्ट का यूज़ किया, तुमको उस काम को करना ही होगा, तुमको वहाँ पे जाना ही होगा। यू मस्ट डू इट, यू मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, तुमको उसका ध्यान रखना ही होगा। तो ऐसे इसका यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो सिंपल वे में मैंने आपको सारे बताए, आप समझते हैं ऑट टू का यूज़, ठीक है। ऑट टू के बाद हम मार्जिनल मॉडल को समझते हैं एक एक करके, जो मैं आपको बता रहा हूँ उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे सही से, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑट टू और इसमें बचा है नॉर्मल मॉडल्स में, उसके बाद हम पढ़ते हैं मार्जिनल मॉडल्स, ठीक है, और हमारा चैप्टर वर्ब का एंड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो बने रहें सेशन के साथ। और ऑट टू का यूज़ किया जाता है नैतिक कामों के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए करते हैं काम इसका यूज़, ठीक है। नैतिक मूल्यों, हमारे मौलिक जो नैतिकता की बात बोली जाती है, उनके लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है, लेकिन वैसे इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। तो इसको समझते हैं, एक सेंटेंस से इसको समझते हैं। उसने कहा कि मुझे लड़ना चाहिए अपने देश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक नैतिक मूल्य की बात हुई कि देश के लिए लड़ना क्या है, नैतिकता है हमारी, हमारा धर्म है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑट टू का यूज किया है। वैसे अगर होता तो वहाँ पे शुड का यूज करते, लेकिन अब नैतिक मूल्यों की बात हुई। हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, किसी काम को करना, किसी की भलाई करना, ठीक है। तो ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो सजेशन में ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे मैंने किया, यू सेड दैट आई ऑट टू फाइट फॉर द नेशन, मुझे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, उसने कहा है, ठीक है। यानी कि नैतिक मूल्य की बात बोली गई है किसी के द्वारा, वहाँ पे मैं ऑट टू का यूज करूँगा, ठीक है। तो गाइस ये सारे मैंने नॉर्मल मॉडल्स पढ़ा दिए हैं, सारे मैंने 10 जो नॉर्मल मॉडल्स हैं उसको पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो बने रहिए। अभी 3 धमाकेदार यूज और समझते हैं, किसके, मार्जिनल मॉडल्स के, जिसको आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे यूज टू कहाँ लगाते हैं, नीड टू कहाँ लगाते हैं, डेयर टू कहाँ लगाते हैं, ठीक है गाइस। तो मार्जिनल मॉडल को समझते हैं, उसके बाद हमारा वर्ब टॉपिक एंड हो जाएगा। उसको समझते हैं, बहुत ही अच्छा इसका यूज आप स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हो। यूज टू जब बोलते हैं हम किसी से तो उसको समझाते हैं हम, ठीक है। यूज टू का यूज होता है पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह जाता है, ही गोज, तुम करते हो, यू डू, तो ये क्या हो, प्रेजेंट हैबिट होती हैं। लेकिन जब पास्ट हैबिट में आते हैं हम उसी सेंटेंस में, जैसे मैं किसी काम का करने का आदी था, कहीं जाने का आदी था, कहीं घूमने का आदी था, तो वहाँ पे हम यूज टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, पास्ट हैबिट क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ यू यूज टू डू इट, तुम उस काम को करने के आदी थे, यानी कि उसकी हैबिट, ठीक है। इसका मतलब क्या, यू यूज टू प्ले द फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलने के आदी थे। तो ऐसे आप यूज टू का यूज़ कर सकते हो, यूज्ड प्लस टू, यूज्ड टू लगा देंगे किसी के साथ, तो वहाँ पे उसका सेंस क्या बन जाएगा, किसी काम को करने का आदी होना, ठीक है। आपकी पास्ट हैबिट होना, जैसे मैं बोलूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने का आदी था। जब मैं पास्ट में था तो मैं स्कूल जाने का आदी था, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो कि पास्ट हैबिट यानी कि हमारी जो पिछली आदतें थीं उनके बारे में जब बताते हैं। जैसे मैं बोलूँ अगला, ही यूज टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, ठीक है, ठीक है। वह काम को ख़त्म करने का आदी था समय पर, तो मैंने कहा ही यूज़ टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, ही यूज़ टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, ठीक है। मैंने पिछले की बात की कि कोई है जो काम को समय पर ख़त्म करने का आदी था, ठीक है गाइस। समझते हैं नेक्स्ट, नीड और डेयर, ठीक है। नीड वैसे तो एक वर्ब है कि नीड मीन्स होता है आवश्यकता होना, लेकिन नीड के साथ जब टू लगाते हैं तो वहाँ पे ये मार्जिनल मॉडल का काम करती है, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे, तो उसका यूज होता है रिक्वायरमेंट में, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, किसी चीज़ की नीड होना आपको, तो वहाँ पे नीड टू क्या बन जाता है, एक मॉडल वर्ब का काम करता है। नीड के साथ टू आ जाता है जब, तो इसको समझते हैं सेंटेंस में। नीड का मतलब रिक्वायरमेंट होना किसी चीज़ की, ठीक है। तो समझते हैं सेंटेंस से, ही नीड टू डू दिस वर्क,
ठीक है। ही नीड टू लगाया मतलब उसको आवश्यकता है इस काम को करने की, ठीक है, किसी काम की करने की आवश्यकता। जैसे मैं बोलूँ अगला, यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट, तुम्हें आवश्यकता है आराम करने की। तो मैंने क्या बताया, तुम्हें कोई चीज़ की नीड होना। जैसे मैं बोल सकता हूँ ही नीड टू गो देयर, उसे आवश्यकता है वहाँ जाने की। ही नीड टू कंप्लीट द टास्क, उसको आवश्यकता है काम को ख़त्म करने की। तो जहाँ पे आवश्यकता होना, किसी चीज़ की नीड होना, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, नीड का यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस समझना है आपको। वीडियो में एक बार समझ नहीं आता, वीडियो को दोबारा देखना। तो गाइस वर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको जब आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अगर आपने अटेंड कर लिया या कर रहे हो तो गाइस प्रैक्टिस करना है इसकी। उसके बाद वर्ब का यूज आप स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हमको सब चीज़ समझ में आती है। क्योंकि गाइस पढ़ने के साथ साथ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। कोई जब बोले तो हम समझ पाएँ सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो क्या कहने वाला है। ऐसे ही नहीं कि हम लिख के रख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, लेकिन उसका यूज ही नहीं कर पाते स्पोकन इंग्लिश में। तो आप इसको समझ रहे होगे कि नीड का यूज मैंने सारे यूजेस कहाँ बताए, मॉडल वर्ब्स, मार्जिनल मॉडल, विल, शैल, सारा कुछ जो आपको बताया पहले और इस वीडियो में। लास्ट में बताता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा नीड का यूज। लास्ट जो बचा है हमारा डेयर का यूज। उस डेयर एक वर्ब भी है नॉर्मली। डेयर का मतलब होता है साहस होना, ठीक है, किसी के साथ हिम्मत होना किसी काम को करने को। नीड का मतलब जब वर्ब मैंने बताया पिछले में, नीड का मतलब आवश्यकता। तो वर्ब भी दोनों हैं और यहाँ पे मॉडल वर्ब्स का भी काम करती हैं, इसके साथ टू जोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका यूज होता है चैलेंज में, किसी चीज़ को चैलेंज करना, हिम्मत होना मेरे पास। उस सेंटेंस से समझते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, ही डेयर टू आस्क मी ए क्वेश्चन, उसके पास हिम्मत है कि मेरे से क्वेश्चन पूछने की। ही डेयर टू आस्क मी ए क्वेश्चन या आई डेयर टू आस्क मी ए क्वेश्चन, मैंने क्या किया, हिम्मत किया, चैलेंज किया उस काम को करने का। तो नेक्स्ट समझते हैं ऐसे, मैंने हिम्मत की, मैंने हिम्मत किया। यहाँ पे डेयर्ड हो गया मतलब क्या हो गया, ये पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट बना दिया मैंने। आई डेयर टू आस्क मी ए क्वेश्चन, मैंने हिम्मत किया उससे क्वेश्चन पूछने का। आई डेयर टू आस्क ए क्वेश्चन, मैंने हिम्मत की क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। तो चैलेंज वाले काम हैं वो डेयर में आते हैं, ठीक है। आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। लास्ट था जो मैंने अभी करवा दिया, ठीक है गाइस। मॉडल वर्ब्स हमने ख़त्म कर लिए। 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं, 10 होते हैं हमारे नॉर्मल मॉडल्स और 3 होते हैं हमारे मार्जिनल मॉडल्स। तो मार्जिनल मॉडल्स को भी मैंने ख़त्म कर दिया। उम्मीद है आपने पिछला लेसन और ये लेसन देखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब क्वेश्चन करने की। तो आगे वीडियोस में मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और सारे वर्ब्स को भी काउंट करके सारे के क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को फिनिश करके ही इस वीडियो को भी फिनिश कर लेना। आगे वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है गाइस। तो आप एंजॉय किया हो अपने क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैंने आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट बताया है। आप अगर यूज करोगे, समझोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मॉडल वर्ब्स को समझने में, वर्ब को समझने में, मैन वर्ब को समझने में, ठीक है। एकदम से सब चीज़ क्लियर हो गई है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।